हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द क्वेल क्वेस्ट। आज की क्लास होने वाली है नोबेल प्राइज़ 2021 के बारे में, उनके डिस्कवरीज के बारे में और नोबेल ल्यूरेट्स के बारे में। नोबेल प्राइज़ क्या होता है और हु वाज द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज़, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। कोई भी एस्पिरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। With the vision of the ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ टू ह्यूमन काइंड, अल्फ्रेड नोबेल जो कि फाउंडर रहे नोबेल प्राइज़ के, उन्होंने नोबेल प्राइज़ की नींव रखी। 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ और 10 दिसंबर 1896 में इनका देहांत हुआ। वी विल लर्न दिस डेट 10 दिसंबर बिकॉज यही वो तारीख है जिस दिन हर साल नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल? ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सारे ही सब्जेक्ट्स के अंदर। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर काम किया, बट एक बार की बात है जब वो फ्रांस में काम कर रहे थे किसी लैब के अंदर, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई नाइट्रोग्लिसरीन के इन्वेंटर के साथ। व्हाट वाज द नाइट्रोग्लिसरीन? दिस इज एन क्वाइट एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो जब रिएक्ट करता है तो काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट इन एन अनकंट्रोलेबल वे। सो द टास्क वाज फॉर द अल्फ्रेड नोबेल टू कंट्रोल दिस एनर्जी एंड चैनलाइज इन एन इफेक्टिव मैनर, और यही उन्होंने किया। और यहीं से आविष्कार हुआ किसका? डायनामाइट का, जिसे हम पेपर में आज के टाइम पर बहुत बार देखते हैं। पूछा जाता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, सो नन अदर देन अल्फ्रेड नोबेल इसका आंसर रहेगा। और अगर पूछा जाए कि इसका कंटेंट क्या रहता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो इसका कंटेंट होगा। और 1867 में इन्होंने इस डायनामाइट को अपने नाम पेटेंट किया। क्या सिर्फ यही एक पेटेंट था उनके नाम? जी बिल्कुल नहीं। 1896 में जब उनका देहांत हुआ तब तक 355 पेटेंट्स उनके नाम हो चुके थे। अब नोबेल प्राइज़ की बारी आती है। उन्होंने क्या किया, जाते जाते एक विल बनाई, और उस विल में उन्होंने अपना जितना भी जमा पूंजी थी उसे एक फंड बनाया और कहा कि इससे जो इंटरेस्ट आएगा उसे हमेशा हर साल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए जिन भी लोगों ने इस फील्ड में काम करा होगा उन्हें अवार्ड दिया जाए, उन्हें रिकग्निशन दी जाए, एक्नॉलेजमेंट दी जाए। लेकिन हम तो 6 पढ़ते हैं, तो वो 6th जो है एक्चुअल में वो नोबेल प्राइज़ नहीं होता है सीरियसली अगर देखा जाए तो, बट इसे हम नोबेल प्राइज़ ही मान लेते हैं। और 1968 में इसे ऐड करा गया, वो था इकोनॉमिक साइंसेज। बाकी 5 कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इकोनॉमिक साइंसेज का जो नोबेल प्राइज़ है उसका रियल नेम है सेवरस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। एक और बात इंपॉर्टेंट होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अवार्ड दिए जाते हैं इनके लिए कौन एकेडमी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन इन्हें चूज़ करता है। तो फिजिक्स, इकोनॉमिक साइंसेज एंड केमिस्ट्री, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन अगर कहा जाए तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ इन स्टॉकहोम रिस्पॉन्सिबल होगा। लिटरेचर के लिए द अकेडमी इन स्टॉकहोम, और पीस के लिए नॉर्वेनियन स्टॉटिंग जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट होती है, वो 5 मेंबर की एक कमेटी का गठन करती है जो डिसाइड करती है कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया जाएगा। और यहीं से आ जाता है एक और सवाल, एक और लिंक नॉर्वे के साथ, किसका? पीस प्राइज़ का। तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है हमारा नोबेल पीस प्राइज़, जबकि जो बाकी सारे हैं हमारे वो कहाँ दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम के अंदर। ओके, नोबेल प्राइज़ 2021 में हम पहुंच चुके हैं। तो अभी तक 58 वुमेन हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। 609 टाइम्स ये ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंडिविजुअल को या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन को एक से ज़्यादा बार भी अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अगर काउंट ना करें, अगर हम सिर्फ यूनिक इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को काउंट करें, तो हम पाएंगे कि अभी तक 943 इंडिविजुअल्स एंड 25 यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया जा चुका है। 13 लॉरेट्स को इस साल 2021 में नोबेल प्राइज़ दिए गए, जिनमें से एक विमेन रही। सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अब तक सबसे ज़्यादा बार अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? तो वो है हमारी इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसे अभी तक 3 टाइम्स जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। इसके अलावा ऐसी पहली कौन महिला रही जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया? तो वो थी मैरी क्यूरी, जिन्हें 1903 में फिजिक्स की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट यही नहीं,
एक और ख़ास बात है इनके बारे में, वो है ये कि ये इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्हें एक ही सब्जेक्ट में नहीं, दो दो सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। पहला फिज़िक्स के अंदर 1903 में और दूसरा केमिस्ट्री के अंदर 1911 में। अब हम बात करते हैं 2021 में दिए गए फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ के बारे में। जो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में हमारी 6 कैटेगरीज़ हैं वैसे टोटल, तो 6 कैटेगरीज़ मतलब 6 सब्जेक्ट्स, उनमें क्या है कि एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स को ये प्राइज़ दिया जाता है और वही यहाँ पर दिया गया, मैक्सिमम 3। फर्स्ट वन वाज शिकोरो मानाबे, दूसरे क्लॉस हेसलमैन और तीसरे हैं जॉर्जियो परीसी। क्यों दिया गया? फॉर द डिस्कवरीज हेयर आर मेंशन्ड, जो भी आपको याद होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को आप की पॉइंट लेकर चलेंगे और इसको याद रखेंगे। फिजिक्स में ग्लोबल वार्मिंग, इजंट इट अ बिट आपको ऑफ लग रहा होगा, बट यही एक खास बात है हमारी साइंस की, दैट इट इज़ ऑलवेज इंटरडिसिप्लिनरी और हर जगह पर आपको ये कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो समझते हैं सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन रहा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में। हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स? आप देखेंगे कि जो बहुत सारे सिस्टम्स आपस में क्या इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक रेंडमनेस होती है, एक डिसऑर्डरनेस होता है, जिसे इंटरप्रेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वही काम इन्होंने किया आसान। 1960s की बात है कि शिकोरो मानाबे जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे क्लाइमेट के अंदर, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए CO2 के बारे में इन्होंने बताया कि जब CO2 का जो लेवल है हमारे क्लाइमेट के अंदर इंक्रीज होता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण होता है, तो हमारी अर्थ का जो सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया था इन्होंने 1960s में। इसके अलावा क्लॉस हेसलमैन जब 1970s में अप्रॉक्सीमेट 10 साल बाद इन्होंने क्या किया? एक मेथड निकाला, एक मॉडल तैयार किया जो शिकोरो मानाबे की द्वारा कही गई बात को जस्टिफाई करता था। इनका क्या रहेगा? फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं जॉर्जियो परीसी। इन्होंने क्या किया? ये स्पेसिफिक जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ही स्टडी करते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम फिर क्लाइमेट को ही भी इन्होंने स्टडी किया, और वहाँ से उन्होंने पाया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक हिडन पैटर्न होता है जिसे वो फॉलो करते हैं, जो हमें आसान बना देता है इन चीज़ों को समझने में। और यहीं से इनका कंट्रीब्यूशन आया फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के अंदर फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन द फिजिकल सिस्टम्स, जो कि एटॉमिक लेवल से लेकर प्लेनेटरी लेवल तक, प्लेनेटरी स्केल्स तक एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। 2021 में दिए गए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दो लोगों को, पहले बेंजामिन लिस्ट एंड दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। क्यों दिया गया? देखिए, अगर इसको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो सिंपल बात है कि इन्होंने हमें मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने का एक बहुत ही आसान, प्रिसाइज, चीप और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका दिया, जो कि क्या है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं आसपास में, कहीं ना कहीं पर हम क्रिएट नहीं करते हैं, हम उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ले उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, और जब ये प्रोसेस हम लोग करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं कुछ हेल्पर्स, जिन्हें हम कहते हैं कैटलिस्ट्स। तो ये जो प्रोसेस होती है, हर बार ये प्रोसेस उतनी आसान और उतनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होती है। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए होता है जब हम कोई भी काम करें तो जो रिजल्ट हो वो हमेशा प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो और चीप भी हो, और इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे। और यही तरीका किन्होंने दिया, इन दोनों नोबेल ल्यूरेट्स ने हमें दिया, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। आप मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन, जो सिंथेसिस है, उसका इम्पॉर्टेंस इस बात से देख सकते हैं कि जो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसकी जो GDP है उसका 35% जो है वो डिपेंड करता है हमारी किसके ऊपर? केमिकल कैटालिसिस के ऊपर। केमिकल कैटालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप नाउ यू कैन गेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ब्रेक थ्रू डिस्कवरी।
अब बात करते हैं फिजियोलॉजी मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर भी दो लोगों को दिया गया। पहले हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं एडम पैटापोटियन। अब ये जो है डिस्कवरी किसके लिए की गई? फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। दिस गिव्स अ लिंक बिटवीन आर नर्वस सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एनवायरनमेंट की तरफ किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। हमारी बॉडी के अंदर हीट को फील करने के लिए, टच को फील करने के लिए और मतलब कि प्रेशर को फील करने के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं। लेकिन ये सेंसर्स जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, इन दोनों जो नोबेल लॉरेट्स हैं इन्होंने हमारी उस अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर और क्लियर किया है। जैसे कि आपके सामने अगर पियानो है तो जैसे आप अलग अलग की को प्रेस करते हैं तो एक अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक इसी तरीके से इनका मानना है, इन्होंने हमें बताया है कि हमारी स्किन के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं जिन पर जब प्रेशर पड़ता है और सेंसेस वो सेंस को महसूस करते हैं तो अलग तरीके से उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ जो है हमारे अब्दुल रज़ाक गुनराजी, ही इज़ फ्रॉम तंजानिया एक्चुअली, बट नाउ ही इज़ मूव्ड टू UK, नॉट नाउ, very earlier in his life. And why he was awarded the Nobel Prize in Literature? For his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of refugee in the Gulf between cultures and continents. He has written many novels. बेसिकली इन्होंने 10 नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें से जो इनकी 4th नॉवेल थी जिसका नाम था पैराडाइज, वो इनके लिए बहुत सारा फेम लेकर आई और इनके लिए बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट भी लेकर आई। आज अगर अपने वर्ल्ड में देखें हम लोग तो जो रिफ्यूजी की जो प्रॉब्लम है और रेसिज्म की और उनके साथ होने वाले अत्याचार की, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में हाईलाइटेड है। और ऐसे समय पर इनके काम को एक्नॉलेज करना अपने आप में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है कि येस वी नीड टू सी एंड ऑब्जर्व आवर एक्शंस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नोबेल पीस प्राइज। This award has been awarded to the 2 Nobel laureates. First one is Maria Ressa and the second one is Dmitry Muratov. She is from Philippines and he is from Russia. और इन्हें मिला है, ये both of them are journalists. तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीस प्राइज़ दिया जा रहा है वो भी जर्नलिस्ट्स को। That means जैसे कि हम लोग सब जो जानते भी हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स जैसे हमारे इंडिया में माने जाते हैं, और जो हमारा जर्नलिज्म है वो अपने आप में क्या है, 4th पिलर है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है जो सेफ गार्ड करता है हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। और वही काम इन दोनों ने किया अपने अपने प्लेस पर रहकर, एंड दैट इज़ वाई दे हैव बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2021। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन विच इज़ इकोनॉमिक साइंसेस। इसमें दिया गया है वो है 3 नोबेल लॉरेट्स, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट, ग्विडो इम्बेंस। देखिए इनको स्पेसिफिकली दिया गया है लेबर मार्केट के अंदर काम करने के लिए। हम सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल लेवल पर भी और नॉर्मल लेवल पर भी इमिग्रेशन का जो एक टॉपिक है वो बहुत हाईलाइट होकर आया है, और इसी के चलते हमने अब अगर देखते हैं तो इन तीनों नोबेल लॉरेट्स ने क्या हाईलाइट किया है, इन्होंने किया है कि जो मिनिमम वेज होती है, मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इमिग्रेशन किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है लेबर मार्केट को, ये सारी स्टडीज़ इन्होंने की हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा है दैट एजुकेशन जो है वो इम्पैक्ट करती है लेबर मार्केट को। यही नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाने में इन स्कूल्स एंड इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेबर मार्केट। सो एक बार फिर देख लेते हैं। फॉर इज एम्पेरिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लेबर इकोनॉमिक्स, फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। सो फॉर दिस दे हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंसेज। याद करने का इसका थोड़ा सा आसान तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो पैसे की बात दिमाग में रहती है, और हमारा कार्ड से हम याद रखते हैं, हमारे पास ATM कार्ड होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहता है, तो जब पैसा होता है तो आपको जोश भी रहता है। और इसके अलावा ग्विडो जो है हमारी एक तरीके से गाइड से आप इसको याद रख सकते हैं, तो ठीक है, मनी इज़ अ गाइड ऑल्सो, जोश भी देता है और कार्ड भी रहता है आपके पास, सो ऐसे याद रख सकते हैं। सो विद दिस
आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय.